जैसे गालिब कहते हैं सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। तो हुआ क्या था कि फरहाद को कहा गया था अगर तुझे शीरीन को हासिल करना है तुझे पहाड़ खोदना है और पहाड़ से दूध का दरिया बहेगा, उस दूध के दरिया को बहा फिर शीरीन को ले जा, और वो फिर पहाड़ खोदता रहा। तो इस कहानी की तरफ बहुत ज़्यादा रेफ़र किया जाता है हमारी शायरी में। तो जैसे गालिब ने कहा है, वो कहते हैं कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। मेरे साथ एक बहुत ही बेहतरीन शख्स है जिनका नाम ज़ीशान जयपुरी है और ये एक शायर है। और शायरों की एक ख़ास बात ये होती है कि ये दुनिया से थोड़े से हटके होते हैं, इनका जो इंटेलेक्ट होता है वो डिफरेंट होता है और इनके साथ गुफ्तगू करने में बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो ज़ीशान साहब, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। बहुत शुक्रिया इमाद मुझे बुलाने के लिए। तो ज़ीशान साहब, थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताइए, जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। तो इमाद, मैं 1996 आज ही की डेट 15 मार्च को पैदा हुआ हूँ। मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ शेर शायरी का बोलबाला था। मेरे दादा जान सैयद अकबर जयपुरी साहब काफ़ी मशहूर शायर थे, लोग उन्हें जानते थे, उनका अदबी दुनिया में नाम था। तो उनकी वफ़ात 1998 में हुई। मैं तो खैर छोटा था, लेकिन मैं जब बड़ा हो रहा था तो जो उनकी खुशबू थी या जो असर उनका था घर में, उसका मुझ पे बहुत असर पड़ा। और मुझे लगता है कि जब से होश संभाला मैंने, मेरी शेर शायरी से रग़बत थी, मोहब्बत थी, और मैं शेर कहने की कोशिश करता था, भले ही टूटे फूटे शेर या जैसे भी, लेकिन बहुत बचपन से जहाँ तक मेरी सोच जाती है तब तक मैं शेर लिख रहा था। तो फिर बड़ा होता गया तो वक्त के साथ मैच्योरिटी आती है, आप बड़े हो जाते हो, चीज़ों को समझते हो, फिर आपके शेर भी वैसे ही वो सब आपके शेर में आने लगता है। तो इस तरह मेरा सफ़र आगे चला। फिर मैंने इंग्लिश लिटरेचर को ऑप्ट किया अपने कॉलेज में, और फिर मास्टर्स भी मैंने इंग्लिश लिटरेचर से किया और अब मैं उर्दू लिटरेचर में मास्टर्स कर रहा हूँ। तो ये है कुछ मेरे मेरा एकेडमिक और इसके साथ साथ मेरा शेरी सफ़र जो चलता रहा। तो इसके बीच में मुझे बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने गाइडेंस किया, अच्छे उस्ताद मिले। तो ये है मेरी कहानी। अच्छा ज़ीशान साहब, मुझे ये बताइए कि ये शायर होता कौन है और ये अच्छे शायर और बुरे शायर की पहचान क्या है? देखिए इमाद, जैसा मैं आपके बारे में जब बात कर रहा था, तो मेरे लिए एक इंसान जिसके दिल में कुछ दर्द सा हो जाए, कुछ हो उसके साथ, और वो बैठकर उसको लिखना चाहे, इनिशियली मैं उस इंसान को एक शायर मानता हूँ। वो मेरे लिए एक शायर क्वालिफाई करता है। लेकिन फिर मसलन अगर हम उर्दू शायरी की ख़ुसूसन बात करें तो इसकी अपनी एक अपना तरीका है, इसका अपना एक ग्रामर है। वो वक्त के साथ आता है, उसको सीखना पड़ता है और उसके लिए उस्ताद की ज़रूरत होती है। तो शायर वही जिसके दिल में दर्द हो गया, उसने कलम उठाया और कुछ लिखा, वो शेर ही है। लेकिन उस शेर को फिर सही पॉलिश करना, उसको वो कपड़े पहनाने जिन कपड़ों में शेर अच्छा लगता है, उसको सीखना पड़ता है। तो उसके लिए मेरे ख़्याल से मुझे लगता है कि एक ऐसा आदमी जिसके पास कोई उस्ताद ना हो, जिसने बिल्कुल भी जस्तजू ना की हो समझने के लिए कि शेर लिखते कैसे हैं, वो फिर मेरे लिए शायर क्वालिफाई नहीं करता है। हाँ, उस उम्र तक वो शायर है जब तक वो बस जस्तजू कर रहा है, लेकिन वो फिर वफ़ा नहीं कर रहा उसके साथ। अगर वो उसके पीछे नहीं जा रहा, अगर वो ढूंढ नहीं रहा बाहर दुनिया में, तो ये मामला है। हाँ, तो आपने अब बात की, एक हो गया कि शायर कौन है, फिर आपने कहा कि अच्छा शायर कौन अच्छा है और ना? बुरे की पहचान। हाँ, अब अच्छे और बुरे की सबसे पहले तो देखें, अगर आप इस फ़न के साथ वफ़ा नहीं कर रहे, तो आप अच्छे शायर नहीं हैं, ठीक है? तो फ़न के साथ कैसे वफ़ा की जा सकती है? फ़न के साथ वफ़ा करने के लिए आपको बाहर दुनिया में जाना है, आपको ढूँढना है, आपको इसके बारे में पढ़ना है ना? अब जब वो मेहनत नहीं कर रहे, तो आप झूठा दावा कर रहे हो कि आप बड़े शायर हो या अच्छे शायर हो। अगर आपको सच्ची मोहब्बत शेर से हुई होती, तो आप ज़रूर गए होते, ढूँढा होता वगैरह। तो ये मामला है। अच्छा, तो अब हमारे व्यूअर्स भी सोच रहे होंगे कि अभी तक आपकी ज़बान से कोई शेर नहीं निकला, तो हम इस कॉन्वर्सेशन को हाँ, आगे बढ़ाते हैं एक शेर के साथ आपके, ठीक है। तो जो ये आपका पसंदीदा शायर हो। ठीक है, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस हम्म, शेर से कि
मैंने हुलिया बदला था पर आईने ने पहचाना। मैंने हुलिया बदला था पर आईने ने पहचाना। मैं ज़ीशान तारीकी हूँ, मैं ज़ीशान वीराना। तो ये वाह, शेर, माशाल्लाह। हाँ, अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा इसको खोल भी हाँ, सकता हूँ थोड़ा-सा कि इलैबोरेट, हाँ। तो हुलिया हमें पता है कि हमारी शक्ल, सूरत, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बदल दी थी। मैं कुछ और बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा जो आईना था, उसको पता चल गया मैं कौन हूँ। हुँ, हुँ। मैं ज़ीशान लफ्ज़ का मतलब शान वाला होता है। मैं एक ऐसा शान वाला हूँ, तारीकी का मतलब अंधेरा होता है, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ कि मैं वो ज़ीशान हूँ जो अंधेरे का ज़ीशान है। मैं वो ज़ीशान हूँ जो वीराने का ज़ीशान है। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं इसके बाहर ज़ीशान बन जाऊँ, लेकिन मेरे आईने को पता चल गया कि मैं असल में अंधेरे का ज़ीशान हूँ और माशाल्लाह, वीराने। माशाल्लाह। अच्छा, जो आपकी शायरी है वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस है? देखिए माद, इनिशियली जैसे जब शुरुआत में मैंने शेर लिखे, तो क्योंकि उस ज़माने में मैं जितने भी शायरों को पढ़ रहा था तो बहुत ज़्यादा रूमानियत का दौर और बोलबाला था, हर तरफ से रूमानियत ही चलती थी। तो उस तरफ मैं शेर लिख रहा था। लेकिन फिर वक्त के साथ जब मैं बड़ा हो गया तो वो कहते हैं ना कि गमेश घर ना होता गमे रोज़गार होता, या और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो मैं उन और दुखों के पीछे भी भागने लगा कि मेरे आसपास के लोग कितनी मुश्किल से रह रहे हैं, या जो सख्तियां मैंने आसपास के लोगों को सहते हुए देखा, मैंने उनको भी अपना मौजू बनाया। तो ज़्यादातर मेरा अपना आप, यानी कि मेरा अपना वजूद, और फिर मेरा आसपास जिसमें मैं सांस ले रहा हूँ, ये मेरे मौजू रहे। इनके बारे में मैंने बात की है अक्सर। अच्छा, अब मैं इसी बात पे आना चाहता हूँ जो बात आपने अभी कही। जो हम्म। कश्मीर में जो रिलीजियस और जो पॉलिटिकल मौज़ूओं पे शायरी करना कितना सेफ़ है आपको लगता है? देखें, एज लॉन्ग एज हम अगर हम पॉलिटिकल पॉलिटिकल की बात करें तो क्या ही बात करें, मतलब मुझे लगता है वो गालिब कहते हैं ना कि अम, आप ही बतलाओ कि बतलाएंगे क्या, या गालिब कहते हैं कि नहीं रही ना ताकत गुफ्तार, मुझ में अब बोलने की सलाहियत ही नहीं रही, ताकत नहीं रही कि मैं कुछ बोल सकूं। रही ना ताकत गुफ्तार, और अगर हो भी तो किस उम्मीद से कहिए कि आरज़ू क्या है। तो अभी क्योंकि मेरे मौजू बहुत पॉलिटिकल भी रहे एक वक्त बिल्कुल, तक, बिल्कुल। तो अभी मगर मैं एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ मुझे पता चलता है कि भाई अब क्या ही बोलें। मतलब एक ऐसा दौर है कि उसमें, रही बात रिलीजियस की, एज लॉन्ग एज मज़हब हम फेथ के हद तक बात कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम फेथ से थोड़ा आगे चल रहे हैं और मज़हब को थोड़ा पॉलिटिकल लेयर में एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो कश्मीर में वो स्पेस अब नहीं रही है। एक शायर भी एक आर्टिस्ट होता है। हम्म। मतलब उसको भी अपनी फ्रीडम काफ़ी पसंद है कि वो बिल्कुल। हर मौजू पे बात करे, क्योंकि अंदर बहुत कुछ इंसान के छुपा होता है। बिल्कुल। जैसे मैं आई यूज़ अ कैमरा, तो मेरा हम्म। भी मन करता है कि मैं हर चीज़ को एक्सप्लोर करूं, हर टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं, या ऐसे हम्म। कुछ हालात होते हैं कश्मीर में हमारे आसपास, तो मेरा भी मन करता है कि मैं इन मौजुओं को भी कैप्चर करूं, लेकिन कर नहीं पाता, मेरे पास वो फ्रीडम है नहीं। क्या हम्म। आपको भी एज एन आर्टिस्ट मतलब कुछ ऐसे भी यहाँ पे मौजू होते हैं जिन पे हम खुल के बात नहीं कर पाते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो इनर जो फ्रीडम है, मतलब हम्म। आपको कोई वो चीज़ कर्व कर रही है उसको। कर हो रही है हाँ, अंदर से? हाँ, मतलब वो तो है। देखें, मुझे लगता है कि मैंने ये महसूस किया है कि बहुत टाइम से मैंने खुद को खुद फ़िल्टर किया। हम्म, मसलन कुछ ऐसा शेर था जो मुझे लगा कि शायद मुझे ही मुसीबत में डाल देगा, मैंने उसको रोक दिया, ठीक है? या मैंने उसको लिखा नहीं। तो वो तो ऑब्वियसली हो जाता है क्योंकि आप अब बहुत सारे स्ट्रगल्स में जा रहे हो, राइट? आपको आपको बड़ा भी होना है। अब एक बिल्कुल। एक तो बचपना था, आप स्टूडेंट लाइफ में थे तो कुछ भी कर रहे थे, राइट? अब बड़े हो गए हो तो आपको अब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो ये होता है कि हाँ, मतलब मुझे लगता है एक शायर जो है उसके, मैंने एक मनकबत अभी रिसेंटली लिखी थी और उसमें मैंने ये मिसरा लिखा था कि फेफड़ों में खार वाली तार है। तो मेरे जो फेफड़े हैं जहाँ से मेरी आवाज़ आती है, बारबेड वायर वहाँ पे लगा हुआ है। तो ये जो बारबेड वायर है ये वहाँ से ही मुझे कर्व कर रहा है, तो ये मेरी आवाज़ को बाहर नहीं आने दे आने रहा है। दे रहा है। हाँ, तो ये तो है, एक सख्ती है। अलबत्ता शायरी में हम एक लिबर्टी ले सकते हैं, जो हमारे पास पोएटिक लाइसेंस होती है, तो हम बहुत ज़्यादा मेटाफोरिक हो जाते हैं। और ऐसा है कि चाहे कोई भी शायर हो, अगर वो डायरेक्टली किसी मौजू पे अपने आसपास बात ना भी कर रहा हो, लेकिन डीप इन कहीं ना कहीं उन शेरों में वो खटास, वो
वो दर्द भरा हुआ मिलता है, फ्रस्ट्रेशन मिलती है। वो मिल जाती है, हाँ, वो निकल आती है किसी ना किसी तरह से, भले ही वो डायरेक्टली किसी सिचुएशन के बारे में बात ना कर रही हो, लेकिन जिस केओस में एक शायर जी रहा होता है वो उस केओस को एब्जॉर्ब करता है और वो फिर उसके शेर की शक्ल में बाहर आ जाता है, भले ही वो किसी और चीज के बारे में तब बात कर रहा हो, लेकिन केओस केओस होता है, वो बिल्कुल। किसी ना किसी तरह से बाहर आ जाता है। मसलन बहुत मेटाफोरिक तरीके से मैंने एक बार लिखा था कि गुलाबों पर दवा छिड़की गई थी, तड़पते बाग में शहतूत देखे। तो ये वो मंजर है, आपने देखा होगा कि जब जब शहतूत पूरे पक जाते हैं, फिर वो जब दरख्त से गिरते हैं ना, तो वो गिर के ऐसे तड़प से रहे होते हैं। तो मैंने उस इमेज को कैप्चर किया है, लेकिन ये अपने अंदर एक एक ऐसी ही मैसेज को कैरी कर रहा है कि कि जब वो पक जाता है फिर वो तड़प रहा होता है। तो इसी पे बात करते हैं। मेरा जो अगला क्वेश्चन है, हम्म। क्या आपको लगता है कि आपकी शायरी को मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है? देखें, वो कहते हैं ना कि अ हॉर्स इज अ हॉर्स, अ बुल इज अ बुल, नाउ इट्स अप टू यू। शायरी का क्या चक्कर होता है, शायरी हमेशा आप ही के दिमाग को रिफ्लेक्ट करती है। ओके, बिल्कुल। मसलन जब मैंने कोई शेर कहा, आप किस सोच में हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप मेरे शेर को वही देखेंगे। वो शायरी के का मज़ेदार पार्ट है। अगर एग्जैक्टली वही जो मैं कहना चाहता हूँ आपको मेरे शेर में मिल गया, तो मज़ा नहीं आएगा शायरी का। शायरी का मज़ा है कि ये एक तरह का मिरर होता है जो आपको आप ही का वजूद दिखाता है। तो तो मिस इंटरप्रिटेशन बेसिकली कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। बेसिकली आप अपने आप को मेरे शेर के ज़रिए जहाँ पे भी हो वहीं पे आपको मेरा शेर मिल जाता है, भले ही मैंने वो किसी और चीज़ के बारे में लिखा हो। तो हम इसको कहते हैं, देखें, ये छ पनुन पनुन एक्सपीरियंस असली हम लाइफ में कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये माइक अगर मेरे सर पे पड़ गई कल शाम को, बहुत दर्द हुआ, रात भर नींद नहीं आई, और आपने बहुत अच्छा पॉडकास्ट इसी माइक से बनाया था, तो जब मैं इस माइक के बारे में लिखूंगा ना, आपकी फीलिंग्स इससे जुड़ी हुई अलग हैं, मेरी जो है वो अलग हैं। तो जब कोई इस माइक के बारे में पढ़ेगा वो अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको इंटरप्रेट करेगा। तो बिल्कुल। एक शेर के उतने माने हैं जितने लोग हैं, जितने जहन हमारे आसपास हैं, जितनी रूहें हैं। अब एक मेरे जहन में ये सवाल हमेशा गूंजता रहता है, क्योंकि आजकल के दौर पे हम लोग बहुत इंटरनेट, बहुत सोशल मीडिया एप्स यूज़ हम्म। करते हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो आजकल जो सोशल मीडिया पे जो शायरी होती है, फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे पॉडकास्ट भी देखे होंगे जिनमें से हम्म। जो यंगस्टर होते हैं एक शायरी को पकड़ के हम्म। वायरल हो जाते हैं। हम्म। तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं इट हैज़ अफेक्टेड जो क्वालिटी एक शायरी की और शायरों की है? हाँ, असल में इमाद भाई, मैं देखें, एक एक शायर जो है ना, आप समझिए ये एक गुलाब की तरह है, ये एक फूल की तरह है ना। अब ये मधुमक्खियों का काम है, ये तितलियों का काम है कि वो आए इसके पास, है ना। हम्म। लेकिन आज के टाइम में बहुत आर्टिफिशियल फूल बने हुए हैं। प्रॉब्लम, फूल तो फूल है, वो अपनी जगह पे रहेगा। प्रॉब्लम उनके साथ है जो उसके पास जाते हैं। तो दरअसल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो एस्थेटिक टेस्ट होता है, मतलब हमारा जो जो भी हमारा टेस्ट होता है ना, वो हमारी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ बोल रहा होता है ना। ऑब्वियसली जैसे हम लोगों को अक्सर ऐसे देखते हैं कि ये किस रंग के कपड़े पहनता है ना, इसको हाँ। कैसे खाने पसंद हैं, इसी तरह से कैसा कंटेंट पसंद है, राइट, किस तरह की शायरी पसंद है, किस तरह का म्यूज़िक पसंद है, वो उस इंसान की शख्सियत के बारे में बताता है, ठीक है। तो मुझे क्या लग रहा है कि मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है कि आर्टिफिशियल या नकलीपन जो अभी सोशल मीडिया पे है वो क्यों है। बनाने वाला बना रहा है, मुझे बनाने वाले से बिल्कुल भी कोई गिला नहीं है। मुझे गिला उन सुनने वालों से, उसको कंज्यूम करने वालों से है, और वो उन्हीं के बारे में बता रहा है कि उनकी लेवल बहुत नीचे चली गई है। और कश्मीर में पता नहीं क्यों, मतलब मैंने रिसेंटली भी ये बात हो रही थी, तो मैंने कहा था आज भी अगर हम डाउनटाउन में जाएं तो हम देखते हैं कि दुकानों में आज भी अल्लामा इकबाल की एक पोर्ट्रेट लगी होती बिल्कुल। है ना। तो वो जो हमारे बड़े थे, मतलब उनका टेस्ट ये था, मतलब वो इकबाल जैसे लेवल पे शेर सुनना पसंद करते थे, और अचानक से पता नहीं क्यों हमारी जनरेशन में ये अचानक से बहुत गिर गया है। मुझे नहीं पता कि क्या पता हमारी तरफ से कमज़ोरी है, हम उन तक नहीं पहुंच पाए, या क्या भी हुआ, या बीच में नकली लोग आ गए, उन्होंने इसको टेक ओवर किया। गेम सारा तसव्वुर का है, गेम है इमेजिनेशन का। आप
आपके इमेजिनेशन में शेर क्या है, आप क्या समझते हो शायरी को, उन्होंने पहले ही वो हाईजैक कर दिया है। ठीक है, वो कुछ भी बकवास बोल देते हैं और लोगों को लगता है अच्छा ये शायरी होती है, और असली शायरी उसके, शायरी अपना काम करेगी। देखिए मैं अभी अपनी किताब जमा कर रहा हूँ, मेरी किताब का एम डॉक्यूमेंटेशन है। मैंने मैंने जिस जिस माहौल में जहाँ पे सांस ली है, मैंने उसके आसपास शेर कहे हैं, बहुत खूबसूरत मोमेंट है जो उसमें कैप्चर हुए होंगे, या मेरी ज़िंदगी के साथ जो भी चल रहा था, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस उसमें कैप्चर हुए हैं, वो किताब की सूरत में इधर रहेगा। प्रॉब्लम है सुनने वालों के साथ, प्रॉब्लम है पढ़ने वालों के साथ। वो चाहे तो पढ़ें, नहीं चाहे तो ना पढ़ें। तो मैं आप तो हाँ। आपको लगता है मतलब जो माहौल होता है वो इन्फ्लुएंस करता है किसी शायर को कि उन मौजुओं पे बात करे? हाँ, इमाद देखें, शायर को मैं अगर आपकी ज़बान में बोलूँ हुँ, तो ये भी एक कैमरा की तरह ही है। ठीक है, कैमरा वही दिखाता है जो उसको दिखाया जाए, है ना? जहाँ हाँ, पे भी कैमरा प्लेस्ड होगा वो वैसी पिक्चर उठाएगा। तो शायर भी ऐसा ही है, वो जिस माहौल में, जिस जगह पे, जैसे भी हालात में पैदा होता है, वो उनको किसी तरह से कैप्चर करता है। अब शेर में जो जो कैमरा में गुंजाइश नहीं है वो शेर में है, जो शेर में गुंजा जो कैमरा में है वो शायद शेर में ना हो, है ना? अब शेर का क्या होता है, ये अलग अलग लेवल्स पे भी इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। ये जो आप बात कर रहे थे, मैं अभी जिस मनकबत की बात कर रहा था, उस मनकबत में मैंने लिखा था कि जब कोई शम्मा नहीं थी सामने, बत्तियों पर कितने परवाने जले। तो हमारे यहाँ हमारी शेरी ट्रेडिशन में शम्मा और परवाने का जो रिश्ता है, हाँ, हम अक्सर शम्मा और परवाने के रिश्ते से एक आशिक और महबूब को बताते हैं। बिल्कुल। और हम बेसिकली पूरी इंसानी ज़िंदगी जो है ना, वो हुँ, आप भी एक किस्म के परवाने हैं, मैं भी परवाना हूँ, अपनी अपनी शम्मा है जिसके गिर्द हम घूम रहे हैं और आखिरकार हम उसमें जल जाएंगे। तो लेकिन मैंने इस शेर में यही कहा है कि भाई अब शम्मा है ही नहीं, अब तो बत्तियां हैं। तो ये परवाने बेचारे बत्तियों पर जल रहे हैं और इनको कभी अपना जो असली इश्क था उस तक ये कभी पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ये नकली लाइट जो है ये इनको धोखा दे रही है सब परवानों को। मैंने एक चीज़ मतलब ये मैं आपसे एक सवाल करना चाहता था, मतलब बहुत सारे लोगों से भी करना चाहता था। हमने देखा जैसे कश्मीर में जो हालात गुज़रे हैं यहाँ पे, बहुत हम्म। सारे आर्टिस्ट ने उन हालात को अपने लिए एक्सप्लॉइट किया। हम्म। जैसे अब गानों की बात करें तो बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने उस दौर पे ऐसे गाने लिखे, हम्म। लेकिन जब दौर बदला उन्होंने हम्म। अपनी लाइन ही बदल दी। लेकिन हम्म। ये एक चीज़ मैंने शायरों के साथ नहीं देखी, दे वर ट्रू टू देयर आर्ट। इसका हम्म। क्या रीज़न है? देखें, शायरी के साथ देखें, शायर भी मतलब बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन वो शायर जो शेर के साथ सच्चा रहना चाहता होता है उसकी ये मुश्किल होती है, उसने जो लिख दिया अगर वो खुद वो नहीं कर रहा है तो उसको लगता है कि गुनहगार है। हम्म, मसलन अगर उसने किसी चीज़ के बारे में कोई शेर कह दिया, वो खुद उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, तो उसको लगता है कि भाई मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैं दूसरों को प्रीच कर रहा हूँ और खुद मैं वहीं का वहीं रह गया। तो अक्सर आपने देखा होगा, ये तो अभी के दौर में नहीं, आप जितने दौर आप अक्सर शायरों को देखो, ये बेचारे फिर बिछड़ जाते हैं और ये फिर खो से खाना जाते हैं, है ना? बदोश हो हाँ। जाते हैं और ये फिर दुनिया से भी अलग हो जाते हैं। बड़े बड़े शायर, सागर सिद्दीकी जैसे शायर, उनकी डेथ फुटपाथ पे हुई फिर आखिर पर, क्योंकि इन्होंने एक आइडियल दुनिया बनाई होती है, अपनी एक इमेजिनरी दुनिया। वो दुनिया बहुत खूबसूरत होती है, उसमें बुरे का तस्वुर ही नहीं होता, फेकनेस का भी उसमें कोई नकलीपन नहीं नहीं होता। है। तो वो जब वो फिर इस रियल दुनिया को और उस दुनिया के साथ उनका एक स्ट्रगल रहता है, क्योंकि रियल दुनिया फेक चीज़ों पे चल रही होती है, रियल दुनिया में नकलीपन ही काम कर रहा होता है, और फिर वहाँ से उनकी दुनिया बहुत खूबसूरत दुनिया होती है। तो फिर वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं, आखिरकार वो अपने मतलब वो अपनी ज़िंदगी जो है अपने उस आइडियल दुनिया को ही दे देते हैं, भले ही वो दुनिया खाली उनकी अपनी हो और उनकी अकेली हो। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि शायरी के ज़रिए एक सोशल चेंज कैसे लाई जा सकती है विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर? देखें, मैं आपको ये बताऊं कि ये अदब के यहाँ भी बहुत बड़ी डिबेट है, मतलब लिटरेरी सर्कल्स में बहुत हुँ, पहले से एक डिबेट हो रही है कि हम आर्ट फॉर आर्ट से, एक आपने सुना होगा, हुँ, हुँ। हम इंसानियत का भला करें शायरी से, या हम सिर्फ इसलिए शेर कहें क्योंकि शेर कहना है। मुझे लगता है कि आज एक ऐसे वक्त में हम आ चुके हैं जहाँ शेर, क्योंकि अच्छा शेर दुनिया तक जा नहीं रहा, आम लोग इसको सुन नहीं पा रहे,
लेकिन क्यों क्यों ऐसा गैप क्यों है? ये गैप देखें, सबसे इसके पहले कदरदान कम है जो आज की जनरेशन है, या हाँ, देयर इज कुछ है कि हमारे जो आर्टिस्ट है, मतलब इतने ज़बरदस्त आर्टिस्ट है कश्मीर में, मैं हैरान हो जाता हूँ, लेकिन वो लोगों तक पहुँच नहीं पाते। हाँ, क्योंकि लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। जब जो मैंने पहले भी आपको बताया, लाइक जब हम इनिशियली इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, मैं आपको ये कह रहा था कि लोगों का जो टेस्ट है वो गिर गया। लोग मसलन हम 15 सेकंड की रील ज़्यादा पसंद करेंगे, हम 1 घंटे का पॉडकास्ट ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, है ना? तो हमारा अटेंशन स्पैन गिर गया, और सबसे बड़ी जो हमारी मुसीबत हो गई ना, हम सोचना छोड़ दिया हमने। शेर का मसला ये है कि ये अगर कोई चेंज ला सकता है ना, ये ऐसे लाएगा कि आपको सोचने पे मजबूर करेगा। बिल्कुल। लोगों ने सोचना छोड़ दिया है ना? सबसे मसलन मैं सोचता हूँ कि अगर कुछ नहीं तो सोने से पहले इंसान कम से कम सोचा करता था कि मैंने दिन भर क्या किया, क्या हुआ। लेकिन अब वो वाला वक्त भी हमारा सोशल मीडिया पे ही गुजर जाता है। तो बेसिकली हम खुद को जब फेस ही नहीं कर रहे हैं, हमने अपने आप वजूद के साथ कभी बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कितने लोग होंगे जो 1 घंटा कुछ नहीं करे हुए बैठ सकते हैं अपना फ़ोन वोन बंद करके। तिमन गेस एनजाइटी, बिल्कुल। वो क्योंकि उनको अपने जो अंदर क्वेश्चंस है ना, उन्होंने उनको शट कर दिया है। शायर उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन दुनिया ने वो क्वेश्चंस ही शट कर दिए हैं। वो सोचना ही नहीं चाहते, ना अपने बारे में ना अपने आसपास के बारे में। यही एक मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह है कि शेर लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। चंद ये दीवाने से 2-4 नजर आते हैं जिनको जो पागल हो गए हैं, जो अभी भी सोच रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है कि आप जब अपने मुशायरे चढ़ाते अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो काफ़ी लोग होते हैं उनमें शामिल होते हैं। हम्म। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके कदरदान नहीं है, इसके शौकीन नहीं है, शौकीन बिल्कुल, है, बिल्कुल एक लेकिन वो, क्लास। हाँ, एक क्लास है। हाँ, मासेस नहीं है, एक क्लास है जो अभी भी शेर सुनती है, अच्छे शेरों की तो कदरदान वहाँ पे है। कभी ऐसा डिस्कशन होता है कि यार हम इतने, मतलब जितने भी शायर आपस में बैठते हैं जब मुशायरे होते हैं, कि यार उनको अंदर से वो डिसअपॉइंटमेंट में तो होती होगी कि यार हमारे जो शायर है दे आर नॉट रीचिंग टू द मासेस। देखें, मुझे लगता है कि शायद कभी ऐसा होता होगा, लेकिन आज के टाइम पे मेरे उस्ताद भी अगर हम लें, या जितने भी मैंने अपने आसपास के सर्कल्स में लोग देखे, उन्होंने इस फैक्ट के साथ पीस बना लिया है कि मेरे कदरदान 4 हैं। वो उन चारों के दिलों में बैठे रहते हैं, और वो इधर उधर घूमने की ज़्यादा अब कोशिश नहीं करते हैं। असली असली बड़ी बात यह है ना कि जो मसलन जो हमारे ट्रेडिशन की शायरी है, अगर हम उर्दू, कश्मीरी शायरी, फ़ारसी शायरी की बात करें, ये बहुत ज़्यादा इसमें रूहानी एलिमेंट्स हैं, इसमें इसका वो डिवाइन इसका कनेक्शन है। सूफी ये भी। हाँ, तसव्वुफ़ का जो हाँ। वो वाले मामलात हैं, वो चक्कर हैं। उन सब चीज़ों में दुनिया पढ़नी नहीं चाहती है ना? अब मसलन हम लोगों के पीछे-पीछे थोड़ी जाएँगे कि भाई आप सुनो इसको। हमें 2-4 कदरदान मिलते हैं, और शायर को चाहिए भी क्या, अगर उसको एक ही कदरदान भी मिल गया ना, एक ही आदमी मिल गया, उसको शेर अच्छा लगा, उसके दिल में रह गया, शायर के लिए काफ़ी है। क्योंकि शायर का होता है, मतलब उसको ज़िंदगी में बहुत कम चाहिए होता है। तो शायद ये भी वजह है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करता है इसके पीछे। इज ऑलवेज एट पीस। हाँ, उसको शेर हो गया, वो नशे में है फिर, मतलब अपने ही शेर के नशे में। सही में। और एक चीज़ है, हाँ, ये इसी डायरेक्शन में मैं कहना चाहूँगा कि मैंने देखा है कि मसलन पिछले एक डेकेड में मैंने देखा जो शायर की एक्टिंग करते हैं ना, वो कामयाब हो जाते हैं। मसलन शॉल ओढ़ेंगे, अपना बिल्कुल। वो आवाज़ फेक करेंगे। अब शायर की प्रॉब्लम क्या है, उसने मसलन अगर उसको डॉक्टर की एक्टिंग करनी होगी ना, उसके तस्वुर में कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई अगर वो कुछ और बनना चाहेगा फॉर एग्जांपल, लेकिन जब उसको शायर बनना है ना, उसको खुद की एक्टिंग करनी है, तो सोचता है भाई मैं ही तो हूँ। तो वो क्या शॉल ओढ़ेगा। तो ये भी एक वजह है कि दुनिया तो वो देख रही है, भाई शॉल ओढ़ा हुआ है, एक्सेंट दूसरा है, बड़ा कुछ लग रहा है, अच्छा ये कुछ कह रहा है, वो फिर कुछ भी घटिया बोल दे, लोग सुन लेते हैं। तो मुझे लगता है ये देखने वाला जो शो सीन ऑफ है, और फेकनेस का वो है। एग्जैक्टली हाँ, ये दुनिया ही ऐसी है, तो इसमें Represent- बेचारा शायर क्या करेगा। तो सही। अच्छा, और जीशान साहब, ये भी मैं जानना चाहता हूँ, हाउ इज ट्रेडिशन, या जैसे रिवायत बोलते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज इन पोएट्री? देखिए हिमाद भाई, अभी जो आप प्रॉब्लम देख रहे हैं ना शायरी में, जो आप हाँ। मसलन जिसकी बात हम कर रहे थे, उसकी प्रॉब्लम ही यही है कि वो अपने ट्रेडिशन से, अपनी रिवायत से कहीं पे जुड़ी हुई नहीं है। तो हुआ क्या होता है, मसलन जिस जिस शेर को मैं आज कह रहा हूँ, इसके पीछे हज़ारों साल के शेर हैं जो एक दरख्त की तरह
पहले रूट्स बने, फिर आहिस्ता आहिस्ता उगने लगा, फिर उसके लीव्स बने, फिर उसके फ्रूट्स बने, है ना? तो अब बताएं, अगर मसलन हम एक सेब को उसके दरख्त के बगैर पैदा नहीं कर सकते हैं, इसी तरह हम एक शेर को अपनी ट्रेडिशन के बगैर पैदा नहीं कर सकते हैं। उसको उसकी रिवायत के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर वो पैदा होगा, वरना कोई पॉइंट नहीं है। मतलब ये इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हों अपने ट्रेडिशन से, अपनी रिवायत से, तब जाकर हम अच्छा शेर कह सकते हैं। बिल्कुल। आपने एक बार जिक्र किया था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो नए नए शायर है दे हैव टू रीड द ओल्ड पोएट्स। तो ये कितना ज़रूरी है कि लिखने से पहले आपको पुराने शायरों के बारे में पढ़ना चाहिए। देखिए, मैं यही बात कह रहा था ना कि जब आपको मसलन म, हम अगर इश्क की बात करें, इश्क एक बहुत मतलब आफाकी मौजू है और दुनिया के हर तरह के अदब में पाया जाता है। हम्म, तो आशिक को मसलन हुस्न है इसका महवर, जिसके इर्द गिर्द इश्क नाचता है ना? आशिक पे वही बीतती है, आप पे भी वही बीतेगी, मुझ पे भी वही बीतेगी, है ना? हम्म, मसलन अगर मैंने आपका शेर नहीं पढ़ा है तो मैं वही बात फिर कह दूंगा, तो क्या पॉइंट है? आपसे बड़े बड़े कहने वालों ने वो बातें कह दी कह हैं। रही है। मसलन मीर तक की मीर ने इश्क के मौजू पे लिखा है, फिर आप क्या लिखोगे, है ना? हाँ, तो इसलिए जब आपने दूसरा पढ़ा होगा तो आप कुछ नया पैदा करोगे, है ना? इसलिए शेर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक आइसोलेशन में पता नहीं क्या कर रहे हो, मतलब उसका उससे कोई रब्त नहीं है। और आज के टाइम में शायरी जो जो हमारी जदीद शायरी है ना, उसमें रेफरेंस टू पुरानी शायरी एक एक ज़रूरी चीज़ है, ठीक है? तो वो सब पता नहीं, वो इंस्टाग्राम वगैरह पे नहीं होता है, लेकिन जब आप मतलब एक बेहतर अदबी सर्कल में जाओगे तो वहाँ मज़ा लिया जाता है इन चीज़ों का। मसलन मैंने इकबाल की तरफ रेफ़र करके कोई बात कह दी। मिसाल के तौर पे इकबाल का ये शेर है कि जिस खेत से दहकां को मयस्सर न हो रोज़ी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। ठीक है? तो मैंने ये शेर कहा है कि फिर ये हुआ कि इश्क का गंदुम नहीं जला, हाँ, फिर ये हुआ कि इश्क का गंदुम नहीं जला, उल्टा हमारे दर्द के दहकान जल गए। ठीक है? तो ये शेर को समझने के लिए आपने इकबाल को कम से कम पढ़ा होना चाहिए। या इश्क पे बिल्कुल। हम बात कर रहे थे, मैंने शेर लिखा था कि इस राहो रस में इश्क में उल्टा चला हूँ मैं, दरिया को खोद खोद के पर्वत बना दिया। तो हमारे यहाँ उर्दू शायरी में खुसूसन जब भी इश्क की बात होती है तो फरहाद और शीरीन की बात होती है। बड़े बड़े शौरा ने उनके अराउंड बात की है। जैसे गालिब कहते हैं, सुबह करना शाम का, लाना है जुए शीर का। तो हुआ क्या था कि फरहाद को कहा गया था, अगर तुझे शीरीन को हासिल करना है, तुझे पहाड़ खोदना है और पहाड़ से दूध का दरिया बहेगा, उस दूध के दरिया को बहा, फिर शीरीन को ले जा। और वो फिर पहाड़ खोदता रहा। तो इस कहानी की तरफ बहुत ज़्यादा रेफ़र किया जाता है हमारी शायरी में। तो जैसे गालिब ने कहा है, वो कहते हैं, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का, लाना है जुए शीर का। मेरी रात की तन्हाइयाँ इतनी सख्त होती हैं कि सुबह शाम को सुबह बनाना जुए शीर को लाने की तरह है। हाँ, दरिया को, उस दूध के दरिया को लाने की तरह, यानी पहाड़ खोदने की तरह है। मैं रात भर पहाड़ खोद रहा होता हूँ। तो मैंने शेर में कहा कि इस राहो रस में इश्क में उल्टा चला हूँ मैं, दरिया को खोद खोद के पर्वत बना दिया। मैंने दरिया ही खोदा और उससे पहाड़ बनाए हैं। तो तो उसके लिए यही है ना कि आपने जब दूसरे शेर पढ़े हों तो तब मजा आएगा ना नए शेर का। इन एक चीज़ को शायरी करना आसान नहीं है। अम, मतलब इट्स ये भी अलग टैलेंट है। हाँ इमाद, दिल की बात बता रहा हूँ कि शायरी मुझे नहीं मतलब बहुत लगता सारे कि लोग सीरियसली इसको मजाक में लेते हैं। हम इंस्टाग्राम पे 2-3 इश्क के चढ़ा दिए, पीछे सैड वाला म्यूजिक बजा दिया, एंड दे गेट हाँ मिलियंस ऑफ व्यूज। बट असल में जो एक ओरिजिनल शेर लिखना, और उसमें कितनी सोच होती है पीछे, हम्म और उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है एक पोएट का, वो समझना, इट्स नॉट एग्जैक्टली, इजी। हाँ, वो बहुत सिंपल नहीं होता है। और आपको अपनी ज़िंदगी को, मैं पहले ही जैसे कह रहा था ना कि आपको दे देना पड़ता अपनी ज़िंदगी को शायरी को, तब जाकर अच्छी शायरी हो सकती है, वरना अच्छी शायरी नहीं हो सकती। तो ये एक मामला है जो हमारे अभी आजकल, क्योंकि सी असल में गेम ये है ना कि
हम पर्पस में खो गए हैं ना, मतलब हम्म पॉइंट क्या है, मैं शेर लिख रहा हूँ किस लिए लिख रहा हूँ अभी, मतलब कोई मुझे याद है कि जैसे मैं 11th या 12th में पढ़ता था, मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि वो किसी लड़की से चैट करता था और वो उसको पसंद करता था, तो वो फिर मुझे कहता था भाई शेर भेज दे, शेर भेज दे, इसको कुछ लिखूँ मैं। भाई मैं इसलिए पैदा नहीं हुआ हूँ। लेकिन दिल की बात यह है बात कि शायर बन नहीं सकते, शायर होते हैं, होते हैं। शायर पैदा होते हैं। और मैं शायद पहले इस बात को नहीं मानता था, मुझे लगता था कोई भी कर सकता है, लेकिन जब वक्त के साथ मैं चला, क्योंकि इसमें सबसे एक अहम चीज़ जो है ना वो है हसासियत। आप बहुत सेंसिटिव होते हो, हसासियत मीन्स सेंसिटिव होना, हाँ। आप बहुत सेंसिटिव होते हो टुवर्ड्स सिचुएशंस, ठीक है। आप मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो दूसरे इंसान को शायद ही बॉदर करें, आपको बहुत बॉदर करती हैं, ठीक है। वो वक्त के साथ पता चल जाता है। मतलब मैं भी जब बड़ा होता गया ना, पहले मैं सोचता था कि यार मतलब ये हो रहा है यार, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। बाद में मुझे पता चला मैं शायर हूँ, मैं उल्लू का पट्टा हूँ, ये मेरे सर पे है, ये तो इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इससे। तो हाँ, बहुत उस हिसाब से लाइक बिकॉज़ यू फ़ील अ लॉट, राइट? तो उस हिसाब से ये बहुत मुश्किल सफ़र भी होता है, क्योंकि बहुत दर्द के साथ आप जी रहे होते हो अंदर ही अंदर। ये होता है कि वक्त के साथ आपको इसको मैनेज करना या इसको डील करना आ जाता है। फिर आपको पता होता है कि आप इसको कैसे, इसके साथ कैसे खेला जा सकता है वगैरह। चलिए बहुत बहुत मतलब आई एम लविंग दिस कॉन्वर्सेशन। बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है जो शायद मैं कभी समझ नहीं पाता अगर मैं आपसे ऐसे बात नहीं करता, और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी एक नया पर्सपेक्टिव समझ में आ रहा होगा ऑफ हाँ, हाँ। पोएट्स। तो जीशान साहब मतलब शायरी, इसकी जो वोकैबुलरी होते हैं या जिसे तलफ़ुज़ कहते हैं, उर्दू में भी मतलब इसका काफ़ी जो उर्दू के स्पेशलिस्ट होते हैं जो उर्दू ज़बान में माहिर होते हैं उस पर बहुत स्ट्रेस करते हैं। हाँ। तो इसका क्या रोल है मतलब तलफ़ुज़ का शायरी में? हाँ, तो देखो इमाद भाई, बात यह है कि शायरी जो है ये बेसिकली मीटर्स पे चलती है। जो मतलब आजकल दुनिया को पता होती है कि हम राइमिंग वर्ड्स को मिला दें, ये शेर हो गया, है हाँ ना? लेकिन हो वो नहीं रहा होता है। राइमिंग वर्ड्स शायरी नहीं है। शायरी का मीटर होता है, हम उसको उर्दू में उरूज़ कहते हैं। एक बहर होती है, ठीक है? मसलन ये शेर है मेरा कि चाँद से चाँदनी से डरते हैं, खस्ता दिल दिल लगी से डरते हैं। तो इसके पीछे जो मीटर है ना, इसकी रूह है, वो है फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन। ये तो मतलब मुझे लगता है कल पेट हो मेरे जाएगा। को काफ़ी फिर से हाँ, इसका क्या तो मतलब है? तो ये बेसिकली वज़न है, जिस वज़न पे हमें ये शेर कहना है, ठीक है? तो वज़न क्या होता है? वज़न होता है जैसे जो भी चीज़ हम प्रोनाउंस करते हैं, उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट होता है, ठीक है? सिलेबल्स होते हैं जो साइलेंट होते हैं, सिलेबल्स होते हैं जो स्ट्रेस्ड होते हैं, ठीक है? मसलन ज़ी-शान, ठीक? ज़ी ये एक वज़न है, शा एक वज़न है, न की आवाज़ जो अलग है वो अलग वज़न है, ठीक है? तो अगर मैं ज़ीशान को गलत प्रोनाउंस करूँगा, मेरा तलफ़ुज़ गलत होगा, तो मैं उसको मीटर में सही से नहीं डाल सकता हूँ। तो बिल्कुल। तलफ़ुज़ जो है ना वो असली गेम है शायरी की। मसलन छोटी-छोटी गलतियाँ जो जो मुझसे भी होती थी, जो मेरे असातिज़ा ने मुझे ठीक की। मसलन हम कब्र कहते हैं, कब्र, है कबर। ना? हाँ, जिसको हम कहते हैं कबर, कबर है ना? जब हम कबर कहते हैं वो गलत तलफ़ुज़ है। उसको जब हम शायरी में डालते हैं, तो कबर बेसिकली ये उर्दू वर्ड है। कब्र उर्दू वर्ड कब्र। है, हाँ, कब्र सही कब्र। तलफ़ुज़ है। कब्र हाँ। हाँ, इस तरह से बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं, जिनके अगर तलफ़ुज़ आपको नहीं पता है, तो आप उनको शेर में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो मीटर टूट जाएगा। वो इवन अपने रुकन पे नहीं बैठेगा। इवन आप वो सही बोल भी नहीं सकते और उसमें आप वो शेर का मज़ा भी नहीं आएगा बिल्कुल, अगर आपके बिल्कुल। वो अल्फाज सही नहीं, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल, सही नहीं क्योंकि है। हमारे यहाँ अब मसलन जो भी नया-नया सीखना शुरू करते हाँ। हैं ना, उनको फिर लगता है कि हम जैसे लिख रहे हैं ना, हम वैसे गिनेंगे इसको। लाइक देयर इज़ 1 2 1 2 राइम हैपनिंग, हुँ। इंटरनल जो चल रही होती है मीटर इसका, ठीक है? वो फिर उनको लगता है कि हम अब जैसे मसलन लफ्ज़ है बिल्कुल, ठीक है? उसका जो स्पेलिंग है वो बा अलिफ है। फिर लाम की वो बाल-कुल है स्पेलिंग। उसको हुँ। हम अगर प्रोनाउंस करते हैं बिल्कुल, ठीक है? शायरी में वो बिल्कुल के वज़न पे जाएगा। वो अच्छा। वो उस पे नहीं जाएगा जिस पे लिखा जा रहा है। तो हम जैसे बात करते हैं ना, शेर उन पे गि ये गिने जाते हैं या वज़न किया जाता है उनका, या तोले जाते हैं। तो इसलिए तलफ़ुज़ के बगैर हम शेर की टेक्निकैलिटी में जा ही नहीं सकते हैं।
बिना बिल्कुल। तलफ़ुज़ के हमने जितने भी शेर कहे होंगे वो सब गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये लेस पत्ता मीटर बहमों करने वो ठीक नहीं होगा। तो जो अब यो यंगस्टर्स है जो जिनको शायरी पसंद है, जो लिखना पसंद करते हैं, तो वो इस चीज़ को कैसे बेहतर कर सकते हैं? देखें क्योंकि यहाँ तो उर्दू सिर्फ 10th तक होती हाँ है ना? तो उसके बाद अनलेस एंड अनटिल आप उसमें फिर ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, तब जाके आपकी उर्दू मतलब वैसी पुख्ता हो जाएगी। लेकिन जो बेचारे अब 10th तक पढ़ते हैं उसके बाद दे गो इनटू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, पर उनका अंदर का शायर वही होता है, एंड दे हाँ कीप राइटिंग। ये मेरी भी कहानी है। फॉर्मली 10th तक ही मैंने भी उर्दू पढ़ी थी और उसके बाद पहले नॉन मेडिकल, फिर मैं इंग्लिश अच्छा। लिटरेचर में गया। लेकिन देखें, जब शौक सच्चा होता है ना, तो आप सच्चाई तक जाना चाहते हो। ये इश्क है, ये मोहब्बत है खुद में, बिल्कुल। ये आपकी आई शम्मा कैन है, आप रिलेट इसके इनटू परवाने इट। हो, हाँ। आप इसके इर्द गिर्द घूमते हो। तो मुझे भी मतलब ये नहीं हो, मतलब आप ओवर द नाइट कुछ नहीं सीखते हो। हालांकि मैं कश्मीर के बहुत बड़े अदबी घराने से आ रहा था, लेकिन ओवर द नाइट मैंने भी कुछ नहीं सीखा। मुझे भी असातिज़ा के पास जाना पड़ा, नून का नुक्ता सीधा करना पड़ा। सारी चीज़ें, सब चीज़ों का असर होता है शायरी में। शेर बहुत बारीक होता है, बहुत ज़्यादा बारीक। शेर लफ्ज़ी माने मसवाल छुना आसान, मसवाल शेर वनान, इसका लफ्ज़ी माने ये बहुत बारीक होता है और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखता है। मसलन नून में नुक्ता है या नहीं है, असर डालता है। ज़ेर और ज़बर से असर आता है। ये नहीं है कि हम कुछ भी ऐसे ही कह दें। अगर एक ज़ेर गलत हो गई, शेर गलत हो गया। तो बहुत बारीक होता है। ओवर द टाइम जब हम असातिज़ा से मिलते हैं, ख़ुद भी रिसर्च करते हैं, आजकल यूट्यूब पे उरूज़ को लेकर जो भी सीखना चाहते हैं वो ये लफ्ज़ याद रखें, उरूज़ को लेकर हज़ारों वीडियोज़ आपको मिलेंगे जहाँ अच्छे अच्छे उस्ताद हैं जो ये समझाएंगे आपको। और सीखने वालों को मैं ये भी कहूँगा कि गज़ल पे ध्यान दें, क्योंकि मुझे लगता है गज़ल नब्ज़ है शायरी का। फिर दूसरी चीज़ों में जाएं। गज़ल अगर आप अच्छी लिख पाएंगे, फिर आपकी नज़में भी और दूसरी चीज़ें भी अच्छी हो जाएंगी। तो मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है कि हमने एक गाना भी साथ किया था, हाँ रहम करे, हाँ जिसके जो मतलब लिरिक्स जिसे हम लोग कहते हैं वो इतने बेहतरीन, इतने खूबसूरत है। मतलब तब वही एक वक्त था जब मैं जीशान से पहली बार मिला था, जब हम वो गाना मैं और अली सैफुद्दीन साथ में कर रहे थे। तो दैट सॉन्ग वाज रिटन सो ब्यूटिफुली। मतलब अगर आप आज भी देखे रहम करे अली की चैनल पे, वो जीशान भाई ने ही लिखा है, आपको बहुत मज़ा आएगा वो गाना सुन के, क्योंकि उस गाने में जो मीनिंग है ना वो ज़बरदस्त, दैट इज़ द यूएसपी ऑफ द सॉन्ग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ के हाँ यहाँ लोगों को वही तड़कता हमारे भड़कता। परवानों को हाँ। बत्तियाँ खा गई। बिल्कुल सही सही फरमाया आपने। आज के दौर में एक सक्सेसफुल शायर किसे कहेंगे? पता नहीं, सक्सेसफुल शायर देखें, मैं आपको बताता हूँ। शायर शायर होता है असल में। मुझे नहीं पता कि हम किसी शायर को सक्सेसफुल कह सकते हैं, क्योंकि देखें ये सब कुछ हमारी, मसलन आप मुझे जानते हैं तब मैं यहाँ बैठ के अब 10 लोगों को, मेरे जैसे हज़ारों शायर होंगे जो इमाद को नहीं जानते हैं, तो वो लोगों तक नहीं पहुँच पाए। बिल्कुल। लेकिन एक शायर की जो हैसियत है वो यह है कि वो शेर लिखता है, ठीक है? तो जो जितना अच्छा शेर लिखेगा मेरी नज़र में असल में वो कामयाब शायर है। तो उसमें हमें पता भी नहीं कोई किस पहाड़ के पीछे छुपा होगा, कोई बहुत बड़ा शायर कहीं छुपा होगा। तो सक्सेसफुल हम किसको कहेंगे वो मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि हमें अपने क्राफ्ट के साथ वफ़ा करनी है, और जो जितनी ज़्यादा वफ़ा कर सकता है वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल शायर है। तो आपको कभी लगता है जैसे एक आर्टिस्ट की एक चीज़ होती है कि उसे पसंद होता है कि उसका आर्ट लोगों तक पहुंचे, उसके कदरदान हो, हुँ, जैसे हुँ, हम मशहूरी कहते हैं हुँ, कि मेरी हुँ, भी मशहूरी हो, मैं जो कहता हूँ या बनाता हूँ वो लोगों तक पहुंचे। हुँ, हुँ। आपको कभी ऐसा लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है कि हमारा जो आर्ट है या जो हम जो शायर कह रहे हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा असल में यकीन माने मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ इस बात से। आपको पता होगा कि बैक इन 2017 या कुछ फेसबुक पे मेरी एक नज़्म बहुत मशहूर हुई थी, जिसकी वजह से लोगों ने मुझे बहुत जाना था। तो मुझे कभी कभी लगता है कि इसमें शायद शायर की शहरत में अल्लाह का अमल दखल ज़्यादा है। तो मतलब शायर ऐसे ही पागल होते हैं, वो ऐसे ही सोचते हैं। बिल्कुल, तो शोहरत इज़ द वर्ड। हाँ। हाँ, तो जो शायर होते हैं ना वो ऐसे ही सोचते हैं, वो उनका होता है मामला अल्लाह के साथ। उस हम्म। दिन अल्लाह ने चाहा कि ये नज़्म बहुत
शोहरत ले उसने ली, आज अल्लाह चाहते हैं कि 10 लोगों तक ही पहुँचे तो 10 लोगों तक, मैं तो खुश हूँ। क्योंकि एज़ लॉन्ग एज़ आपको पता है हकीम लुकमान के बारे में मैंने सुना है कि कोई मर्ज़ चल रहा था और उसकी उन्होंने कोई दवा बनाई थी। तो वो रास्ते से जा रहे थे तो सड़क पे किसी ने उनसे कहा था कि यार आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, ये दवाई बनाई है आपने। तो हकीम लुकमान जब वापस आ गए उन्होंने अपनी वो दवाई डिस्ट्रॉय कर दी। सब हैरान हो गए, यार क्या हो गया, आपने इतनी मेहनत से दवाई बनाई थी। उसने बोला भाई ये कोई दवाई है जिसका मतलब मामूली से इंसान को भी समझ आ गया। दवाई वो होती है जो कोई बड़ा इंसान मुझे बोलता कि मैंने कुछ किया है। तो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो सुनने वाले हैं वो बाफ़हम हैं और बड़े लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो माशाल्लाह। वो काफ़ी है मेरे लिए। फिर मासेस में जिस चीज़ को जाना होगा वो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह चाहे तो अभी एक गज़ल दुनिया को मेरी सुना दें, नहीं चाहे तो ना सुनाए। क्या पता इसी पॉडकास्ट में से कोई ऐसा शेर आपका हाँ, वायरल हो जाए। शायद। अच्छा ज़ीशान साहब, आजकल आजकल जब हम ये सुनते हैं जैसे पुराने दिग्गज है नुसरत फ़तेह हुँ, अली खान साहब या मेहंदी हसन साहब, हुँ, तो हुँ, उनकी जब गज़लें सुनते हैं तो कोई उसे बड़े ही रोमांटिक अंदाज से लेता है, कोई हुँ, हुँ, खुदाबंदी के नज़रिए से देखता है, हुँ, हुँ, कोई सूफ़ी हुँ। सूफिज़्म से देखता है। तो इसका मतलब सही है क्या चीज़ है ये? इमाद मैं पहले भी कह रहा था कि अच्छे शेर वो होते हैं जो इंसान को उसकी अपनी स्ट्रगल के बारे में ही डिफाइन करें। तो हमने जो आप इसको शायद नीश कहते हैं आप, हुँ, हुँ। हर इंसान की अपनी अपनी होती है। हमने जो लीड पकड़ी है ना वो हर लेवल पे इंसान के साथ एक ही जैसा बर्ताव करती है, वो इश्क है। हुँ, हुँ। ठीक है, तो हमारे यहाँ मजाजी और हकीकी इश्क का कंसेप्ट है। मजाजी इश्क दुनियाई इश्क को कहते हैं और हकीकी इश्क वो इश्क है जो हम हायर मसलन खुदा से इश्क, उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क, उन उसको हम हकीकी इश्क कहते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन इश्क जो है ना वो खुद में एक जैसा है। जब आप मसलन किसी दुनिया की चीज़ से इश्क करने लग जाएं, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो असल में बात यह है कि हम ये कहते हैं कि जैसे जब इंसान पैदा होता है और वो कुछ ढूंढ रहा होता है इस दुनिया में, तो उसको मसलन किसी चीज़ पे नज़र पड़ गई, आपको कैमरा पे नज़र पड़ गई और आपको लगा कि अच्छा यही वो चीज़ है जो मैं ढूंढ रहा था, इसको हासिल करूँगा तो सुकून मिलेगा। तो इसको हासिल करने का जो आपका सफ़र था ना वो इश्क का ही सफ़र था। और आप पे जो बीती ना वो मसलन अगर किसी को मसलन किसी को कोई हसीना अच्छी लग गई, हुँ। ठीक है, उस पे भी वही बीतेगी। ठीक है, तो ये दुनिया की सारी चीज़ें जो है ना ये इसके हुसूल के लिए जब आप इश्क से इसको हासिल करना चाहते हैं ना आप पे बीतती तो एक जैसी है। ठीक है, और हकीकी इश्क में भी यही होता है। फिर जब आप उनको हासिल करना चाहते हैं आप पे बीतती वही है। तो ये कोई शायर कहते हैं ना कि जिसकी पहुंच जहां तलक उसके लिए वहीं पे तू, है ना, जो जो जिस भी चक्कर में है तो ये उसी चक्कर में उसके शेर जो है इसका माने दे देते हैं। मैंने ये शेर कहा था कि हमने शम्मा और परवाने की बहुत बात की तो मैं चलो परवाने की ही फिर बात करूंगा। मैंने कहा था ये भी क्या तूर पे चुपके से तमाशाई था। कोहे तूर की बात कर रहा हूँ, वहाँ अल्लाह ने बिजली गिरा दी थी। हुँ। ये भी क्या तूर पे चुपके से तमाशाई था, क्यों ये जलने की तमन्ना हुई परवाने में। ये परवाना हमेशा जलना क्यों चाहता है, क्या हुआ था इसके साथ, शायद ये भी उस ही रोशनी के चक्कर में है। लेकिन हकीकत ये है कि ये वक्त वक्त की बात होती है। अच्छा मैं अपने शेर से ही इस बात को भी समझाऊंगा कि मेरे साथ यही हुआ कि ये इश्क बुत परस्त था। तो ये चीज़ें जो है ना ये बुत हैं, मसलन आपका कैमरा हुँ। या जितनी भी दुनिया की चीज़ें, ये इश्क बुत परस्त था फिर बुत शिकन हुआ। बुत शिकन होना और बुत तोड़ने वाला। ठीक है, हुँ। पहले ये बुत परस्त था फिर बुत शिकन हुआ, तब तेरा हम कलाम मेरा हम सुखन हुआ। जो आपसे बात करने वाला है ना वो फिर मुझसे बात करने लगा। पहले मैं बुत परस्ती कर रहा था, मैंने बुत परस्ती छोड़ दी, मैंने बुत तोड़ दिए, है ना, तब जाकर आपसे बात करने वाले ने मुझसे बात की। है ना, तो ये हमारा सफ़र होता है, ये हम सब के साथ यही हो रहा होता है। जो कश्मीरी शायरी है जैसे ट्रेडिशनल शायरी या सूफियानी हम्म, जो हम्म, शायरी होती है, हम्म। जैसे शम्स फ़कीरी साहब शम्स फ़कीर साहब हाँ हैं, वो करते हाँ। थे या आज जरगर साहब करते थे। बिल्कुल।
उसमें और आजकल की शायरी में क्या मतलब फ़र्क है? देखें वो जो शायरी है हुँ, जो हमारा जो जो कश्मीरी रिवायती जो तसव्वुफ़ की शायरी है, वो एक ख़ास रास्ते के लिए आप कहें कि जो भी उस रास्ते पे चलता है, हुँ, हुँ, उसके लिए रास्ते में निशानात छोड़े गए हैं। इट एक्ट्स एज़ माइलस्टोन्स, इट एक्ट्स एज़ आपके जो साइन बोर्ड्स होते हैं हुँ, कि हुँ, यहाँ से इधर जाना है, यहाँ से इधर जाना है। मसलन जो इंसान उस रास्ते में नहीं है, उसके लिए वो कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखती है। उसको कभी-कभी तो वो समझ भी नहीं आएगा कि ये क्या बिल्कुल। कह रहा है। वो ख़ुसूसन उन इंसानों के लिए, उन शख्सियात के लिए है, जो उस समंदर में कूद गए हैं और इन सूफ़ी शायरा ने इनको बताया कि देख भाई, जब तू इस समंदर में कूदेगा तुझे ये मिलेगा। तो वो जब सुनते हैं उनको अच्छा ये तो शम्स साहब को भी मिल गया था, तो खैर मैं ठीक ही रास्ते से अभी तक जा रहा हूँ। सो इट एक्ट्स एज़ उनका साइन बोर्ड और उनके रास्ते दिखाने का एक ज़रिया होता है। और जो आजकल की शायरी जिसको आप कह रहे हैं, अ, उनमें ये चीज़ें नहीं मिलती। उनमें क्योंकि देखें मुझे मैंने आपको फिर कहा ना कि हमने शट कर दिया है अपने आप को। देखें असली जो प्रॉब्लम है ना वो रूहानी है। जो हुँ, असली मर्ज़ हमारा है ना वो रूह का मर्ज़ है। रूह का मर्ज़ इसलिए है क्योंकि हर इंसान के अपने क्वेश्चन होते हैं, अपने पर्सनल क्वेश्चन होते हैं। हमने उनको शट कर दिया है। हमने बहुत सारे अलग-अलग ज़रियों से अपने आप को बिज़ी रखने के, अब खुद दूसरी चीज़ों में मसरूफ़ रहने के वसीले ढूँढ लिए हैं। इसलिए हम अपने उस क्वेश्चन तक कभी जाते ही नहीं हैं। जब हम उस क्वेश्चन तक जाते ही नहीं हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ज़िंदगी अगर इश्क से कभी टकराती है, तो वो यही जो बॉलीवुड ने हमारे मतलब जो प्रीसेट हमारा दिमाग में जो है कि ये इश्क होता है। मुश्किल से मुश्किल अगर किसी इंसान की कश्ती कभी इश्क से टकराए, तो वो इस वाले इश्क से टकराती है, ठीक है? वो कभी इस दरिया के गहराई में नहीं जाती है। वो जाएगी भी कैसे? क्योंकि उसके पास उतना वक्त नहीं है, और अगर वक्त होगा भी उसके पास हजारों तरीके हैं। मतलब आप बैठे हो, आप ये कर रहे हो, हुँ, आप वो हुँ। कर रहे हो। अगर कुछ नहीं तो अपने फ़ोन पे लगे हुए हो, आप घंटों अपने फ़ोन पे लगे हुए हो। तो आपको आपकी रूह आपसे कोई सवाल पूछती, लेकिन आप उसको कभी वक़्त नहीं देते हो। जैसे अंदर दाग आसान छ ना, जो हमारा दर्द होता है, ये रूह की आवाज़ होती है। लेकिन हमने इसको शट करके रख दिया, हमने वो दरवाज़े बंद कर दिए हैं। इसलिए फिर मतलब ये शेर जो मसलन जिसको आप अच्छा शेर कह रहे हैं, वो बेमाने हो जाता है। उसका कोई मतलब नहीं होता आम दुनिया में, क्योंकि उनका क्या लेना-देना है उससे? उनका लेना-देना उन खुशियों से है जो उन्होंने मतलब अभी-अभी देखी हैं, जो बहुत मटीरियल हैं, जिनका मटेरियलिस्टिक। हाँ, जिनका रूहानी कोई रिश्ता नहीं है, कोई उससे कोई वाबस्तगी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है असल में। असली हम रूहानी मरीज़ हैं। हुँ, और मुझे लगता है कि ये कंक्लूजन भी होना चाहिए हमारा, क्योंकि हम इनिशियली भी बात कर रहे थे ना कि बात क्या है कि हम अच्छे शेर नहीं सुन रहे हैं, हो क्या रहा है? असली ये सब मुझे लगता है कि हमारी रूहानी प्रॉब्लम है। तो ज़ीशान साहब अब हम इस मोड़ पे आ गए हैं, बहुत मज़ा आया आपके साथ कन्वर्सेशन करने में। तो मैं चाहता हूँ आपकी जो पसंदीदा नज़्म है, हुँ, हुँ। उस थोड़ा-सा वो हमें सुनाएँ, हमारे व्यूअर्स भी वो सुनना पसंद करेंगे और हुँ, उसका हुँ। थोड़ा-सा तर्जुमा भी, क्योंकि बहुत सारे ठीक है, लोगों को शायद वो समझ में भी ना आए। ठीक है। तो हालाँकि ये बहुत सादा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं मैंने इस नज़्म में। इसका नाम है पुराने ज़ीशान। तो पुराने ज़ीशान नाम इसलिए है क्योंकि एक एक वक़्त पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक रियलाइज़ेशन हुई मुझे। एक हुँ, हुँ। रियलाइज़ेशन हुई कि मैंने अपने आप को, जो मैं था, उसको बहुत बेदर्दी से मार दिया है और मैं कोई और बन गया हूँ। तो उस रियलाइज़ेशन के टाइम एक तरह से रिकंसाइल कर रहा था मैं अपने आप के साथ ही। तो अ, ये ये कब लिखा आपने? ये कोई 1 साल, 1 अच्छा, डेढ़ 1 साल साल। पुरानी नज़्म होगी। तो जैसे कि बहुत दिन हो गए ज़ीशान, मुझे तू याद आया है। बहुत बेरहम हूँ, ज़िंदा तुझे दफ़ना दिया मैंने। मुझे अब याद ही आता तेरी तुर्बत कहाँ पर है। तुर्बत कब्र को कहते हैं। हुँ, हुँ। मुझे अब याद ही आता तेरी तुर्बत कहाँ पर है। ज़रा आवाज़ ही दे दे, मुझे एहसास है ज़ीशान, मगर मरदूद दुनिया ने मुझे वैसा बनाया था। मैं अब ये बात समझा हूँ कि मेरी जान, बचपन में तू रातों को अगर उठता
तू रोता था बिलखता था, तू अपना नाम लेता था, तुझे बेगुस्ल दफनाया, मुझे काफिर लगा था तू। मगर कमबख्त दुनिया में मुझे काफिर मिले इतने, मुझे एहसास होता है ज़माना असल काफिर था। तेरी तुर्बत कहाँ पर है? तुझे ज़मज़म से नहला के अलम ओढ़ूंगा लाशे पे, मैं एक पत्थर भी लाऊंगा, मैं उस पत्थर पे नाखून से शहीदे इश्क लिखवा के, तेरी तुर्बत पे चढ़वा के मुझे महफिल बुलानी है। तुझे यासीन पढ़ाना है, तुझे आराम हो शायद, हसीनों का गिला कैसा, मैं तेरा असल मुजरिम हूँ। तो बहुत खूब। तो ये वही वही रियलाइजेशन है कि मैं ही मेरा दुश्मन था। एक वक्त होता है कि हम समझते हैं कि सारा सारा ज़माना हमारा दुश्मन है, ये भी मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, ये भी मेरे साथ। लेकिन मुझे लगता है कि एक वक्त आता है कि पता चलता है हम ही हमारे दुश्मन थे, बाहर कुछ नहीं था, और हम खुद को मार रहे थे। तो ये है इस नज़्म के पीछे बहुत का फिलसफा। खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। ज़ीशान, इट वाज रियली अमेजिंग, बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ। बहुत शुक्रिया। अब इस हमारा जो पॉडकास्ट है इसको हम कंक्लूड करेंगे, और आपसे एक आखिरी चीज़ मैं पूछना पसंद करूँगा कि अगर कश्मीर को एक शार में डिफ़ाइन किया जाए तो एक शार में तो वो क्या होगा? ओके, तो मेरी एक गज़ल है, उसका मतलब ऐसा है कि गुमसुम सी तस्वीर बना कर रखा है, दीवाना दिलगीर बना कर रखा है। तो उसमें ये शेर है कि शोलों में गुलजार, गुलों में अंगारे। शोले पता है आपको, हाँ, है ना? शोलों में गुलजार। गुलजार, गुलों में अंगारे, मुझको भी कश्मीर बना कर रखा है। गुमसुम सी तस्वीर बना कर रखा है, दीवाना दिलगीर बना कर रखा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा यार ज़ीशान, सीरियसली बहुत थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। मतलब इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रिंग यू हेयर, अरे नहीं, बट ऐसी कोई मैं बात नहीं है। चाहता हूँ कि हमारा जो पॉडकास्ट हो उस पे मतलब ऐसे लोग आए जो सच में टैलेंटेड हो, हाँ, और इस बात की औ- मतलब और ये लोगों तक पहुँचे ऐसे लोग। मैं भी यही सिफारिश करूँगा आपके पास कि ऐसे ही लोग आएँ जो, क्योंकि ये ना हो कि फिर मसलन पॉडकास्ट वगैरह ये सब ठीक है, फिर हम्म, वो लेवल इतनी गिर जाती है, उसमें फिर बिल्कुल, मज़ा नहीं रहता। ऐसा हो कि मतलब मैं रोज़ इमाद भाई का देख सकूँ, बिल्कुल। और मैं मसलन रेफरेंस के लिए शेयर कर सकूँ, है ना? तो मैं नहीं, भी चाहूँगा कि यहाँ पे अच्छे-अच्छे लोग आएँ और अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट हमें देखने को मिले, और आई विश यू इंशाल्लाह, गुड लक इंशाल्लाह। इस सारे सफ़र के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया और अहमद। मैं, अगर आप ज़ीशान भाई को फॉलो करना चाहेंगे तो इनका इंस्टाग्राम जो है मैं अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। इनके वहाँ पे बहुत सारा ये पोस्ट करते हैं, इनके मुशायरे होते हैं, इनकी गज़लें, नज़म, ये सब कुछ वहाँ पे पोस्ट करते हैं। तो इनको फॉलो करें, ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जो कश्मीर में इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। एंड ये भी बहुत ज़रूरी है, मतलब एक जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स है, अच्छे आर्टिस्ट है, जो जो एक क्वालिटी तबका है कश्मीर का, ये भी प्रमोट हो यहाँ पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत यू वेरी शुक्रिया मच। अहमद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।